हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं एकदम बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 7, जिसके अंदर हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है उपसय संयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण। तो हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे उपसय संयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण। हेडिंग हमने डाल दी है उपसय संयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण। इस नामकरण के कुछ नियम हैं, उनको हम एक एक करके पढ़ लेते हैं कि इसके अंतर्गत जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों के सूत्रों से नाम लिखेंगे तो नाम लिखने के दौरान हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है और किस प्रकार से हमें उनका नाम लिखना है, वो सारी चीज़ें हमें याद रखनी है या फिर उनके कुछ नियम हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट हमारा ये कहता है कि सबसे पहले हम जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नाम लिखेंगे तो सबसे पहले हमें धनायन का नाम लिखना है। सबसे पहले धनायन का नाम लिखना है। उसके बाद हमें किसका नाम लिखना है? ऋणायन का। उसके बाद ऋणायन का नाम लिखना है। ठीक है। अब सबसे पहले हमें धनायन का नाम लिखना है, तो जो धनायन है वो आपका सरल आयन भी हो सकता है और वो आपका जटिल आयन भी हो सकता है। सबसे पहले हमें धनायन का नाम ही लिखना है। अब चाहे वो सरल आयन हो या जटिल आयन हो, अर्थात सामान्य आयन हो या फिर ये आपका समन्वय आयन हो। समन्वय आयन क्या होता है? जो गुरु कोष्ठक में आता है, अर्थात वर्गाकार कोष्ठक के अंतर आता है। सरल आयन होता है जो इसके दाईं ओर आए या फिर बाईं ओर आए, दाईं ओर आए या फिर वो बाईं ओर आए, वो जो चीज़ है वो आपकी होती है सरल आयन। ठीक है। तो हमने क्या कहा कि सबसे पहले धनायन का नाम लिखना है, चाहे वो धनायन सरल आयन हो या फिर वो जटिल आयन हो, अर्थात समन्वय आयन के रूप में हो। उसके बाद हमें ऋणायन का नाम लिखना है। अब ऋणायन भी आपका सरल आयन भी हो सकता है और ये भी आपका क्या हो सकता है? समन्वय आयन भी हो सकता है, अर्थात समन्वय मंडल के रूप में भी हो सकता है और आयन मंडल के रूप में भी हो सकता है। ठीक है। तो सबसे पहला तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि सबसे पहले धनायन का नाम लिखना है, उसके बाद हमें ऋणायन का नाम लिखना है। चलो, रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 ये कहता है कि आपका जो सरल आयन है, सरल आयन, अब जो सरल आयन है वो आपका धनायन भी हो सकता है और ऋणायन भी हो सकता है। सरल आयन आपका धनायन भी हो सकता है, सरल आयन आपका क्या हो सकता है? ऋणायन। सरल आयन आपका कौन भी हो सकता है भाई? धनायन भी हो सकता है और ऋणायन भी हो सकता है। तो जब हम इसका नाम लिखेंगे, सरल आयन का नाम लिखते समय इसकी संख्या का उल्लेख नहीं करते हैं। इसकी संख्या का उल्लेख नहीं करते हैं। उल्लेख नहीं करने का अर्थ ये है कि यदि सरल आयनों की संख्या 2 या 2 से अधिक है तो उनको बताना नहीं है हमें कि ये 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, चाहे वो धनायन हो या फिर ऋणायन हो, उनको हमें बताना नहीं है, अर्थात लिखना नहीं है नामकरण के दौरान। जैसे एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया K4FeCN का होल 6 और ये मैंने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लिया। अब यहाँ हमें देखना है कि इसमें सरल आयन कौन है और जटिल आयन कौन है, अर्थात सामान्य आयन कौन है और समन्वय आयन कौन है। तो यहाँ सरल आयन है 4K+ और जो आपके जटिल आयन है वो है FeCN का होल 6 -4। ठीक है। तो अब देखो इसकी संख्या कितनी है? 4, अर्थात पोटेशियम की संख्या कितनी है? 4। तो हमें इसकी संख्या का उल्लेख नहीं करना है, अर्थात टेट्रा, मतलब 4 के लिए हम यूज करते हैं टेट्रा, तो टेट्रा पोटेशियम यूज नहीं करना है।
टेट्रा पोटेशियम यूज नहीं करना, अर्थात संख्या का उल्लेख नहीं करना है। तो फिर क्या करना है, इसका जो वास्तविक नाम है, जो तत्व का नाम है, हमें वो ही लिखना है। तो के को क्या बोलते हैं हम, पोटेशियम, तो ये सीधा ही हमें इसको क्या बोलना है, पोटेशियम। जो ये आयन है के प्लस आयन है, के प्लस आयन, उसका ही हमें सीधा ही नाम लिखना है। बस ये आपको ध्यान रखना है। यदि हम, ये तो एक धनायन के रूप में है, और यदि एक एग्जाम्पल दूसरा भी लेके देखें, तो जैसे मैंने ये ऐसे ले लिया CONH3 का होल 6, CONH3 का होल 6 Cl3, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ मुझे बताओ, यहाँ सरल आयन क्या था, धनायन था। यहाँ सरल आयन कौन था, धनायन। धनायन यहाँ कौन है, सरल आयन है आपका, ठीक है। और इधर यदि मैं बात करूं तो यहां पर Cl माइनस 3Cl माइनस जो है वो आपके क्या है, सरल आयन है, ठीक है। अब Cl माइनस जो आयन है उसका जो वास्तविक नाम है वो है क्लोराइड। क्या है, क्लोराइड। अब ये कितने हैं क्लोराइड, 3, तो इसे ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे, अर्थात संख्या का उल्लेख नहीं करेंगे, अर्थात ट्राई क्लोराइड लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो हमें सीधा ही इसका वास्तविक नाम लिख देना है क्लोराइड। क्लोराइड, यदि हमने क्लोराइड लिखा है तो ये सही है। अर्थात सरल आयन जो है, धनायन अथवा ऋणायन, उसका नाम लिखते समय उसकी संख्या का उल्लेख नहीं करते हैं, अर्थात ये जो संख्या लिखी हुई है इसका उल्लेख नहीं करते हैं, हमें सीधा ही उसका वास्तविक नाम लिखना होता है। बात आ रही यहां तक समझ में, चाहे वो धनायन हो या ऋणायन हो। आगे देखो, अर्थात हम सरल आयन लिखने का तरीका समझ चुके हैं। तो अब हमें बचा कौन, समन्वय आयन, अर्थात समन्वय मंडल। कि समन्वय मंडल जो है उसका नाम हमें कैसे लिखना है, इस स्थिति का या इस स्पीसीज का नाम हमें कैसे लिखना है, तो उसको लिखने का अगला नियम है। तो रूल नंबर 3 को हम देखते हैं। इसको मिटा दें, ठीक है। रूल नंबर 3 जो है वो है आपका समन्वय मंडल के नामकरण का सूत्र लिखना, अर्थात उसे कैसे लिखेंगे। तो रूल नंबर 3 है समन्वय मंडल का नामकरण। समन्वय मंडल का नामकरण, समन्वय मंडल के नामकरण का एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है आपका, वो इस प्रकार से फॉर्मूला है। सबसे पहले लीगेंड के नाम लिखे जाते हैं, लीगेंड का नाम, लीगेंड का नाम, ठीक है। उसके बाद CMA केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखा जाता है। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु जो है, सेंट्रल मेटल एटम, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिखी जाती है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाती है छोटे कोष्ठक में और रोमन संख्या में लिखी जाती है। किसमें लिखी जाती है, रोमन संख्या में। वो कैसे, यदि ऑक्सीकरण अवस्था 1 है तो उसे हम ऐसे लिखेंगे फर्स्ट, ऑक्सीकरण अवस्था यदि 2 है तो उसे हम सेकंड की इस टाइप में लिखेंगे, थर्ड है तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, 4 है तो हम उसे इस प्रकार से लिखेंगे। बात आ रही है समझ में, अर्थात यहाँ रोमन संख्या में हमें क्या लिखनी है, ऑक्सीकरण अवस्था। सबसे पहले हमें लीगेंड का नाम लिखना, लीगेंड के जो नाम है वो हमें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखने हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, माला के क्रम में, ठीक है भाई। अब बात आती है कि जो आपका समन्वय मंडल है, क्या कहा भाई हमने, जो समन्वय मंडल है वो आपका धनायन भी हो सकता है, वो आपका ऋणायन भी हो सकता है, और वो आपका उदासीन भी हो सकता है। तो क्या सबको लिखने का तरीका यही रहेगा, तो इसका जवाब है नहीं। केवल धनायन और उदासीन को लिखने का तरीका समान रहेगा और ऋणायन को लिखने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा। वो क्या है, वो हम कंडीशन लगा करके लिख देते हैं। तो कंडीशन फर्स्ट लिख देते हैं, कंडीशन फर्स्ट, कि यदि समन्वय मंडल आपका कैसा है, समन्वय मंडल धनायन हो या फिर क्या हो, या उदासीन हो, उदासीन हो तो जो केंद्रीय धातु परमाणु है, जो क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु CME का नाम
का नाम तत्व के रूप में या फिर इसे हम कह सकते हैं वास्तविक नाम लिखा जाएगा, वास्तविक नाम लिखा जाएगा। यदि क्या है आपका, यदि समन्वय मंडल कैसा है, धनायन या उदासीन है, तो सीएमए का जो नाम है वो कैसे लिखा जाएगा, तत्व के रूप में या फिर उसका वास्तविक नाम लिखा जाएगा। लेकिन कंडीशन सेकंड क्या आ जाती है कि यदि समन्वय मंडल आपका कैसा है भाई, समन्वय मंडल आपका कैसा है, ऋणायन है, समन्वय मंडल आपका कैसा हुआ, ऋणायन, तो सीएमए के नाम के अंत में 8 लग जाता है, नाम के अंत में क्या लग जाएगा, 8 लग जाएगा। अर्थात अब जो सेंट्रल मेटल एटम जो है, केंद्रीय धातु परमाणु, उसका नाम जो तत्व का नाम था वो चेंज हो जाएगा और चेंज होने पर एक नया नाम आएगा। अर्थात उस नाम के अंत में क्या लग जाएगा, 8 लग जाएगा और कुछ विशिष्ट नाम दिए जाएंगे, उनको हम पढ़ लेंगे। 8 लगाया जाता है। ठीक है भाई, अब देखो किस प्रकार से हम लगाएंगे। जैसे आपने कभी देखा हो, जैसे मैं कुछ तत्व लेता हूं और उनके नाम लिखता हूं, जैसे Mn, इसे क्या बोलते हैं, मैंगनीज बोलते हैं। लेकिन यदि ऋणायन के रूप में केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखना है तो मैं यहां लिख देता हूं ऋणायन के रूप में, सीएमए का नाम। तो Mn है तो वैसे मैंगनीज बोलते हैं, लेकिन इसको अब यदि ऋणायन के रूप में है तो हम इसे क्या बोल देंगे, मैग्नेट बोल देंगे। क्या बोलेंगे, मैग्नेट। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे Fe है, वैसे इसका तत्व के रूप में नाम आयरन होता है, लेकिन यदि ऋणायन के रूप में है तो इसे बोलते हैं फेरेट। क्या बोलते हैं भाई, फेरेट। एग्जाम्पल और ले लेते हैं, CO, क्या बोलते हैं, कोबाल्ट बोलते हैं तत्व के रूप में नाम, लेकिन यदि ये ऋणायन के रूप है तो ये कोबाल्टेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट। ठीक है, Ni निकिल बोलते हैं, लेकिन ये हो जाएगा निकिलेट। ठीक है भाई, कॉपर बोलते हैं, लेकिन क्या हो जाएगा, क्यूप्रेट। ठीक है, और देख लो जिंक है तो इसे बोल देंगे जिंकेट। ये क्या हो जाएगा भाई, जिंकेट। जैसे आपने Ag देखा होगा, Ag, इसे बोलेंगे अर्जेंटेट। ठीक है भाई, वैसे सिल्वर बोलते हैं इसे तत्व के रूप में, लेकिन ये अर्जेंटेट हो जाएगा। Au, सोना, इसे क्या बोलेंगे, यहां पर ओरेट बोलेंगे, ओरेट। ठीक है, 8 लग गया। और देखो, जैसे Hg है, मरकरी बोलते हैं, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा, मर्क्यूरेट। ठीक है, आपने कभी देखा हो Pb, लेड होता है, लेकिन ये क्या होगा, प्लबेट। क्या हो जाएगा, प्लबेट। और आपने कभी Pt नाम सुना होगा, प्लेटिनम होता है, लेकिन यहां ऋणायन के रूप में इसका नाम हो जाएगा प्लेटिनेट। और Pd है, पैलेडियम होता है, लेकिन इसका नाम हो जाएगा पैलेडेट। ठीक है भाई, इस प्रकार से और भी बहुत सारे तत्व होते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम है मैंने सभी लिखवा दिए। Pt प्लेटिनेट हो गया, Pb पैलेडेट हो गया, पैलेडियम जो है उसका पैलेडेट हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लिखेंगे। कब, जब ये आपका समन्वय मंडल क्या हो, ऋणायन हो। समन्वय मंडल क्या हो, ऋणायन होगा, तब नाम के अंत में, सीएमए के नाम के अंत में क्या लग जाएगा भाई, 8 लग जाएगा। आपको यहां तक बात समझ में आ रही है। यह है आपका रूल नंबर 3।
रूल नंबर 4 क्या कहता है कि यदि लीगेंड जो हैं वो लीगेंड समान लीगेंड एक से अधिक आ रहे हैं, ये 2 या 2 से अधिक आ रहे हैं, एक से अधिक का मतलब 2 हो गया, 2 या 2 से अधिक आ रहे हैं, तो इन लीगेंडों के नाम से पहले कुछ पूर्व लग्नों का उपयोग किया जाता है। वो कौन कौन से हैं उनकी हम बातें अगले रूल नंबर में कर लेते हैं। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, मैं चाहता हूं कि मैं आपको समझ में आया है। आगे बात करते हैं। रूल नंबर 4 ये क्या कहता है कि समान लीगेंड 2 या 2 से अधिक हों तो लीगेंड के नाम से पहले, लीगेंड के नाम से पहले पूर्व लग्नों का उपयोग या निम्न पूर्व लग्नों का उपयोग किया जाता है। जैसे यदि 2 समान लीगेंड आ रहे हैं, कितने समान लीगेंड आ रहे हैं? 2 समान लीगेंड आ रहे हैं, तो 2 समान लीगेंडों से पहले हमें डाई शब्द का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? डाई। यदि 3 समान लीगेंड आ रहे हैं आपके, तो उस लीगेंड के नाम से पहले या ये पूर्व लग्न के रूप में हमें ट्राई शब्द का यूज करना पड़ेगा। यदि 4 आ रहे हैं तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा? टेट्रा। यदि 5 आ रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? पेंटा शब्द का यूज करना पड़ेगा। 6 है तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा, 8 है तो ऑक्टा, 9 है नोना, 10 है तो डेका, 11 है तो अनडेका, 12 है तो डोडेका, 13 है तो ट्राइडेका, 14 है तो टेट्राडेका, 15 है तो पेंटाडेका, ... ठीक है। चलो, एक नोट पॉइंट यहां, एक स्पेशल नोट पॉइंट बनता है। वो नोट पॉइंट कुछ इस प्रकार से बनता है कि यदि, क्या कह रहे हैं कि यदि लीगेंडों के नाम में ही, भाई देखो समान लीगेंड आ रहे हैं, डाई तो डाई लगा दिया, लेकिन यदि लीगेंड के नाम में ही डाई, ट्राई, टेट्रा ... आदि शब्द आ रहे हैं, तो उपरोक्त या फिर इन पूर्व लग्नों का उपयोग नहीं किया जाता है। इनके लिए कुछ नए पूर्व लग्नों का उपयोग किया जाता है। वो कैसे? यदि 2 समान लीगेंड आ रहे हैं तो उनके लिए यहां यूज करना पड़ेगा बिस। क्या यूज करना पड़ेगा भाई? बिस। यदि 3 समान लीगेंड आ रहे हैं तो हमें ट्रिस यूज करना पड़ेगा, ट्रिस। 4 आ रहे हैं तो करना पड़ेगा टेट्राकिस। यदि 5 आ रहे हैं तो हमें पेंटाकिस का यूज करना पड़ेगा, पेंटाकिस। 6 है तो हेक्साकिस, 7 है तो हेप्टाकिस। ये जरूरत क्यों पड़ी? तो इसलिए पड़ी कि यदि लीगेंड के नाम में ही डाई, ट्राई, टेट्रा आ रहे हैं और यदि हम इन्हीं पूर्व लग्नों का उपयोग कर दें तो नए लीगेंड का भ्रम उत्पन्न हो जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने लिया एथिलीन डाईएमीन। ये एक लीगेंड है जिसके नाम में ही क्या आ रहा है? डाई आ रहा है। और यदि इससे पहले हम इस लीगेंड 2 हैं, मान लो ये EN कितने हैं? 2 हैं, तो डाई लगा दे तो डाई एथिलीन डाईएमीन। अब ये एक ऐसा लग रहा है कि ये भी कोई लीगेंड हो, ये भी कोई क्या हो? लीगेंड। मतलब एक नए लीगेंड होने का एक भ्रम पैदा हो रहा है, इसलिए हम डाई शब्द का यूज
नहीं करते हैं, इसके स्थान पर नए पूर्व लग्नों का उपयोग करते हैं। जैसे 2 हैं तो हमने बिस यूज कर लिया, 3 हैं तो हमने ट्रिस कर लिया, 4 हैं तो टेट्राकिस, डॉट डॉट करके हमने सबको समझ लिया है। अर्थात ये यहां पर इस प्रकार से लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो हमें लिखना किस प्रकार से, हमें लिखना कुछ इस प्रकार से है कि डाई के स्थान पर हमें क्या लगा देना है, बिस, बिस एथिलीन डाइएमीन, बिस एथिलीन डाइएमीन। अब हमें पता चल गया कि बिस का मतलब 2 है, अर्थात EN का होल ट्वाइस। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। यहां तक आपको बात समझ में आ रही है। यही आपके महत्वपूर्ण 4 नियम थे। इसके आधार पर हम पूरे सभी उपसय संयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण कर सकते हैं। एक नोट पॉइंट और है, उसको भी हम जरा समझते हैं। देखो, यौगिकों के लिए तो ये नियम ठीक है, लेकिन थोड़ा और आगे चलते हैं तो हमें कुछ यौगिकों के नामकरण के दौरान कुछ इस प्रकार की कंडीशनें और देखने को मिलेंगी। किस प्रकार से मिल गया कि हमें कोई समन्वय मंडल मिल जाएगा और उसके ऊपर कोई आवेश मिल जाएगा, कोई धनावेश मिल जाए, धनायन मिल जाए या ऋणायन मिल जाए, ऐसा कोई यौगिक मिल जाए, ऐसा मिल जाए जिस पर कोई आवेश ही नहीं हो और केवल समन्वय मंडल हो, केवल समन्वय मंडल वाला ही कोई क्या हो, उपसय संयोजक यौगिक हो, केवल समन्वय मंडल वाला। तो इसके नामकरण के अंत में जब नाम हम पूरा लिख देंगे, पूरा नाम लिखने के बाद, पूरा नाम लिखने के बाद इसके नाम के अंत में, नाम के अंत में हम क्या लगाएंगे, आयन लगाएंगे। नाम के अंत में क्या लगाएंगे, आयन। अर्थात समन्वय मंडल पर या उपसय संयोजक यौगिक में यदि समन्वय मंडल पर कोई आवेश है तो उसके नाम के अंत में हम क्या लगाएंगे, आयन लगाएंगे। जैसे हम एग्जाम्पल करेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। और यदि कोई आवेश नहीं है, आवेश यदि शून्य है, तो हमें कुछ नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना। ठीक है भाई, ये था अपना उपसय संयोजक यौगिकों के नामकरण को किस प्रकार से लिखना है उसका तरीका। देखते हैं 1-2 एग्जाम्पल करके, उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। चलो, तो हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से एक एक स्टेप फॉलो करेंगे और बहुत आसान नामकरण हो जाएगा। जैसे हमने सबसे पहला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, सबसे प्यारा एग्जाम्पल है K4FeCN का होल 6, ये है। तो सबसे पहले हमें इसमें पता लगाना है कि धनायन कौन है, ऋणायन कौन है, और फिर उसके बाद हमें धनायन का नाम लिखना है, उसके बाद ऋणायन का नाम लिखना है। तो सबसे पहले इसको देखकर हमें पता लग रहा है कि ये आपका धनायन है और ये आपका ऋणायन है। अर्थात जो धनायन है वो आपका सरल आयन है। कैसा आयन है, सरल आयन। और जो आपका ऋणायन है वो आपका क्या है, जटिल आयन, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, समन्वय आयन, समन्वय आयन। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान से। तो सबसे पहले हमें नाम किसका लिखना है, धनायन का, चाहे वो सरल आयन हो चाहे आपका जटिल आयन हो, कुछ भी हो सकता है। हमें लिखना सबसे पहले धनायन है। तो हमें तो कौन मिल गया है, सरल आयन, धनायन मिल गया है। अब सरल आयन जो होता है उसकी संख्या का उल्लेख नहीं करते हैं, संख्या का उल्लेख नहीं करते हैं भाई, नहीं करते हैं। तो संख्या का उल्लेख नहीं होना चाहिए। तो नाम कैसे होगा, तो ये क्या है, पोटेशियम, क्या है, पोटेशियम। तो टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे, पोटेशियम, पोटेशियम। तो धनायन का नाम अपना कंप्लीट है। उसके बाद हमें लिखना है ऋणायन का नाम। तो ऋणायन का नाम हम कैसे लिखते हैं, और ऋणायन क्या है, आपका समन्वय आयन है। और समन्वय आयन या समन्वय मंडल को लिखने का तरीका है, सबसे पहले लिगेंड का नाम, उसके बाद CMA का नाम, उसके बाद CMA की ऑक्सीडेशन स्टेट, और वो भी क्या, रोमन संख्या में।
बात आ रही यहां तक समझ में? ठीक है, अब देखो, अब हमें लिखना है लिगेंड का नाम। तो लिगेंड कौन है यहाँ पे? CN। CN का लिगेंड रूप में नाम क्या होता है? साइनो। कितने हैं? 6 समान लिगेंड हैं। तो 6 समान लिगेंड के लिए किसको यूज किया जाता है? हेक्सा वर्ड को, हेक्सा पूर्वलग्न को यूज किया जाता है। तो हेक्सा क्या हो गया? साइनो। अब लिगेंड आपका केवल क्या है? साइनो है, अर्थात यदि मैं इसका वास्तविक नाम बोलूं तो साइनाइड होता है, लेकिन लिगेंड रूप में इसका नाम क्या है? साइनो। तो कितने, केवल कौन है? साइनो है। साइनो के अलावा और कोई नहीं है, तो उनको नहीं लिखेंगे, तो केवल साइनो लिखा है। उसके बाद हमारा लिगेंड का नाम कंप्लीट। उसके बाद हमें लिखना है CMA का नाम। तो लिखो CMA का नाम Fe, ऋणायन के रूप में है। ये समन्वय मंडल किसके रूप में है? ऋणायन के रूप में। और ऋणायन के रूप में जब हो तो CMA के नाम के अंत में क्या लगेगा? 8। क्या लगेगा भाई? 8 लगेगा। तो अब Fe के लिए ऋणायन के रूप में CMA का नाम क्या होता है? फेरेट। तो हमें लिखना है यहां पे फेरेट, और उसके पास ही CMA का ऑक्सीकरण अंक लिखना है छोटे कोष्ठक में। तो वो निकालना है। तो इसको निकालने को मैंने बताया भी था कैसे निकालते हैं। वीडियो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 5 है उसके अंदर हमने इसका डिस्कशन किया है, 5 और 6 में। ठीक है, तो देखेंगे फेरेट। अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालेंगे? तो निकालना कैसे? जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी होती है उसको x मानते हैं, और बाकी सबका आवेश एज इट इज रखते हैं, और x का मान जो निकलता है वही इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। जैसे हमको पता होता है पोटेशियम पर आवेश कितना होता है? +1। कितने हैं पोटेशियम? 4। तो 4 से गुणा कर देंगे प्लस। Fe का निकालना है तो निकालने वाले को x मानेंगे प्लस। CN साइनाइड पर आवेश होता है -1। मैंने जब लिगेंड पढ़ाए थे तो उनके ऊपर आवेश भी बताया है, दाता परमाणु भी बताया है, उनका वास्तविक नाम भी बताया है, और लिगेंड रूप में भी नाम बताया है। तो लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 में जाएंगे और इनके नाम, इन पर कितना आवेश होता है, इनका वास्तविक नाम क्या है, और लिगेंड के रूप में नाम क्या है, इनका सूत्र क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, CN पर आवेश होता है -1, है कितने? 6, बराबर कोई इस यौगिक के ऊपर कोई आवेश नहीं है। आवेश नहीं है तो हम मानते हैं 0, अर्थात इसको निकालने का भी हमने तरीका बताया है। लास्ट टॉपिक था लिगेंडों में, लेक्चर नंबर 6 में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, लास्ट टॉपिक। तो अब हमें निकालना है x का मान। तो निकालो x का मान। x बराबर क्या निकल के आएगा? ये 6 एकम 6 माइनस के 6, इधर जाएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के 6। पक्षांतरण के दौरान चिन्ह बदल जाते हैं। 4 एकम 4 प्लस के 4 है, इधर जाएंगे तो ये माइनस के क्या हो जाएंगे? 4। तो x का मान क्या निकल के आएगा? प्लस का 2, अर्थात 2 को हम ऐसे लिखते हैं। तो इस कोष्ठक में, छोटे कोष्ठक में हम सेकंड को इस प्रकार से लिखेंगे, और यही हमारा क्या हो गया है? इस उपसय संयोजक यौगिक का या इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नाम बन गया है। ये कोई आयन नहीं था, इसलिए नाम के अंत में कोई आयन नहीं लगाया है। और एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल लिया आपने CuNH3 का होल 4 SO4। चलो, बहुत आसान है। चलो, अब इसमें हमें सबसे पहला पता क्या लगाना है कि सरल आयन है। सबसे पहले धनायन और ऋणायन का पता लगाना है। सबसे पहले धनायन ही लिखना है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले मैंने धनायन का पता लगाया, अर्थात सबसे पहले जो उपस्थित स्पीसीज है वो ही आपकी धनायन होगी। उसके बाद ये आपका कौन हो गया? ऋणायन। धनायन आपका क्या है? समन्वय मंडल है, ये समन्वय आयन है। और ऋणायन आपका क्या है? सरल आयन है। क्या है? सरल आयन। बात आ रही यहां तक समझ में? अब हमें करना क्या है? करना यह है कि सबसे पहले हमें धनायन का नाम लिखना है। धनायन आपका क्या है? समन्वय मंडल है। तो इसका नाम लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है, लिगेंड का नाम, CMA का नाम और CMA की ऑक्सीकरण अवस्था। अब यदि ये धनायन है या फिर ये क्या होता? उदासीन होता। चलो, धनायन है इस वक्त, तो CMA का नाम तत्व के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है? तत्व के
रूप में 8 नहीं लगता है। बात आ रही है यहां तक समझ में? तो बस वही काम हमें यहां करना है। तो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? लिगेंड का। लिगेंड क्या है? NH3। NH3 वैसे अमोनिया होता है, लेकिन लिगेंड रूप में इसका नाम होता है एमीन। क्या होता है? एमीन। NH3 का क्या होता है? एमीन। ठीक है। अब ये कितने हैं? 4। तो क्या लिखेंगे? टेट्राएमीन। टेट्राएमीन। ठीक है भाई, टेट्राएमीन। उसके बाद आपके लिगेंड खत्म। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम वो क्या है? धनायन है, तत्व के रूप में लिखना पड़ेगा। तो Cu को क्या बोलते हैं? कॉपर। क्या बोलते हैं भाई? कॉपर। उसके बाद इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, अर्थात हमने समन्वय मंडल का नाम लिख दिया है। ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे भी। उसके बाद हमें लिखना है नाम ऋणायन का। उसके बाद हमने यहां पर भी ऋणायन लिखा था। तो ऋणायन SO4 है। SO4। तो SO4 जो आयन है उसे हम बोलते हैं सल्फेट आयन। इसका जो वास्तविक नाम है वो क्या है? सल्फेट है। SO4-2 आयन होता है ये। SO4 को हम सल्फेट बोलते हैं। लिगेंड रूप में ये सल्फेटो होता है, लेकिन लिगेंड रूप में नहीं लिखना है, हमें केवल ऋणायन के रूप में लिखना है। तो वास्तविक नाम लिखना होगा, और वो SO4 का क्या होता है? नाम सल्फेट होता है। क्या होता है भाई? सल्फेट। तो आपने लिख दिया सल्फेट। ठीक है। अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। तो जिसकी निकालनी उसको X मानेंगे, बाकी उनकी ऑक्सीकरण अवस्था को एज इट इज लिख देंगे। तो देखो, कॉपर की निकालनी उसे X मान लिया, प्लस NH3 अमोनिया। अमोनिया पर कोई आवेश नहीं होता, आवेश इस पर होता है 0 × 4, प्लस SO4 पर आवेश कितना होता है? -2। ये आपको याद होगा, बराबर 0, क्योंकि इस पूरे यौगिक पर कोई आवेश नहीं है, अर्थात आवेश कितना है? 0 है। तो X का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो 0 हो गया, ये -2 इधर जाएगा तो किसका 2 हो जाएगा? प्लस का 2। तो 2 आई है ऑक्सीकरण अवस्था, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? सेकेंड। तो ये इसका क्या होगा? IUPAC नाम हो गया। इस कंपाउंड का, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नाम निम्न प्रकार से लिखा जाएगा। बात आ रही यहाँ तक समझ में? और एग्जाम्पल लेते हैं, इनको मिटाते हैं। एक पास में यही ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया NH3 का होल 6 Cl3। NH3 का होल 6 Cl3। अब इसका नाम कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? धनायन का। उसके बाद हम लिखेंगे ऋणायन का। धनायन आपका समन्वय मंडल है। धनायन आपका क्या है? समन्वय मंडल। इस प्रकार से है, वर्गाकार कोष्ठक में है। तो नाम कैसे लिखेंगे? लिगेंड का नाम, CMA के नाम, और CMA की ऑक्सीकरण अवस्था। लिगेंड के नाम, लिगेंड कितने हैं? 6। तो क्या लगाएंगे? हेक्सा। NH3 को क्या बोलते हैं? एमीन। हेक्सा एमीन। एमीन नहीं, एमीन। एक तो होता है एमीन और वो होता है RNH2, और एमीन होता है NH3 और वो होता है लिगेंड रूप में। ठीक है भाई, ये आपको हमेशा याद रखना है। हेक्सा एमीन। और ये है, देखो धनायन है इसलिए तत्व के रूप में ही नाम लिखेंगे, 8 नहीं लगेगा तो इसे बोलते हैं कोबाल्ट। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। उसके बाद हमें ऋणायन का नाम लिखना है। ऋणायन क्या है आपका? सरल आयन। और सरल आयन जो होते हैं उनकी संख्या का उल्लेख नहीं करते, अर्थात संख्या को नहीं दर्शाते। तो ट्राइक्लोराइड नहीं लिखेंगे, सीधा ही इसका वास्तविक नाम लिख देंगे क्लोराइड। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? IUPAC नाम। लेकिन ये अभी सही नहीं है, ये अभी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ऑक्सीकरण अवस्था अभी नहीं लिखी है, तो उसको भी निकाल लेंगे। कोबाल्ट की निकालनी है, निकालने वाले को X मानेंगे, प्लस NH3 पर कोई आवेश नहीं होता, 0 × 6, प्लस Cl पर आवेश कितना है? Cl पर आवेश कितना है भाई बताओ? -1 × 3 बराबर 0। तो X का मान क्या निकल के आ जाएगा? -3 × 3, और इधर जाएगा 3, प्लस का क्या हो जाएगा? 3। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आ गई +3। कितना आसान है कि नहीं? आसान है या नहीं? बहुत आसान है। चलो एक एग्जाम्पल और करते हैं। हमने ले लिया CO
CO NO2 Cl Br और NH3। NH3, चलो ये ले लिया, बड़ा आसान यौगिक है। अब सबसे पहले हमें ढूंढना है धनायन कौन है, ऋणायन कौन है। जब आपको धनायन और ऋणायन दोनों का ही पता ना चले, जब आपको धनायन और ऋणायन दोनों का ही पता ना चले, तो आपको करना क्या है, आपको करना कुछ भी नहीं है, करना केवल ये है कि उसे आप उदासीन मानेंगे। क्या मानेंगे? उदासीन। उदासीन मानेंगे, उदासीन मानकर ही उसका क्या कर लेंगे, नामकरण। अर्थात अब ये समन्वय मंडल आपको कैसा दिखाई दे रहा है, उदासीन। उदासीन है तो उदासीन और धनायन का नाम लिखने का तरीका क्या होता है, एक जैसा होता है। चलो लिखने में देखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिगेंड का नाम। किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड। ये लिगेंडों के नाम लिखने हैं। अब ध्यान आता है हमें कि लिगेंड के नाम तो लिखने हैं, कैसे लिखें। तो एक तो NO2 है, तो NO2 जो लिगेंड है उसका नाम क्या होता है, इसका होता है नाइट्रो। Cl का क्या होता है, क्लोरो। और ब्रोमो का, इसका क्या होता है, Br का ब्रोमो। और NH3 एमीन, इसका क्या होता है, एमीन, डबल MINE। अब देखो, अब जो लिगेंड के नाम लिखने होते हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखने होते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले कौन आता है, N आता है, C आता है, B आता है या A आता है। मेरे हिसाब से तो A आता है, और आपके हिसाब से भी A ही आता होगा। आपके हिसाब से A के बाद B आता है तो ब्रोमो दूसरे नंबर पे आ जाएगा। तो पहला ये, दूसरा ये, 3 पर ये और चौथे पर ये। अर्थात नाम जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, NH3 अकेला है तो सीधा ही लिख देंगे एमीन, एमीन। उसके बाद क्या लिखेंगे, ब्रोमो, एमीन, ब्रोमो, क्लोरो। देखो इनको ब्रोमो भी बोलते हैं, क्लोरो भी बोलते हैं, और इन्हें ब्रोमाइडो भी बोलते हैं, ब्रोमाइडो। इनको क्लोराइडो भी बोलते हैं, क्लोराइडो। और इसे नाइट्रो बोलते हैं, और इसे नाइट्रिटो एन भी बोलते हैं, नाइट्रिटो एन, ये भी इसका नाम है। ठीक है, नाइट्रो तो खैर है ही, नाइट्रिटो एन भी बोल देते हैं। एन क्यों लगाया, क्योंकि यहां बॉन्डिंग किससे हो रही है, एन से। और एक होता है ONO, ये भी NO2 के रूप में ही रहता है, लेकिन इसको नाइट्रिटो O बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, नाइट्रिटो O। या फिर जब इसे नाइट्रो बोलते हैं तो इसे नाइट्राइटो बोलते हैं, नाइट्राइटो। ठीक है भाई, ये बात आपको समझ में आ रही है। चलो, और ये हमने बता चुके हैं जब हम लिगेंड पढ़ा रहे थे तब। तो देखो ये क्लोरो हो गया, ये ब्रोमो हो गया, अब ये बचा नाइट्रो। तो नाइट्रो ये लिगेंडों के नाम हो गए। उसके बाद हमें करना क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखना है। तो ये इसी के पास ही लिखना है। केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, कोबाल्ट। ऋणायन होता तो हम कोबाल्ट नहीं लिखते, कोबाल्ट। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था, जिसकी निकालने उसे X मानो प्लस। NO2 पर कौन सा आवेश होता है, -1। क्लोरीन पर कौन सा आवेश होता है, -1। ब्रोमीन पर भी -1, और अमोनिया पे कोई आवेश नहीं होता, 0 बराबर उदासीन का मतलब 0। तो X बराबर क्या हो जाए, -1 -1 -1 -3, और ये इधर चले जाएंगे तो ये हो जाएंगे +3। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, +3। ये कोई आयन नहीं है तो नाम के अंत में आयन भी नहीं लगेगा। और चाहें तो आयन कैसे लगा सकते हैं, यहां पर Cl2 लगा दो और यहां पर एक माइनस लगा दो। देखो ये नया कंपाउंड बन गया, नया कंपाउंड बन गया। देखो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम देखो फटाक से, सबसे पहले लिगेंड का नाम। तो सबसे पहले NH3 का लिखेंगे तो एमीन,
नया यौगिक बना है, नाम क्या हो जाएगा, एमीन। ब्रोमो, क्लोरो कितने हो गए, 2, तो डाई क्लोरो, डाई क्लोरो। फिर NO2 नाइट्रो। फिर क्या लिखना है, केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट, सॉरी अब ये क्या हो गया, ऋणायन। अब ये क्या हो गया, ऋणायन। तो ऋणायन का नाम लिखते हैं तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के अंत में 8 लग जाएगा, तो ये बन जाएगा कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे, उसके बाद ये आयन है, समन्वय मंडल पर क्या आ गया, आयन आ गया, आवेश आ गया। तो आवेश आने की वजह से इसके नाम के अंत में एक शब्द और जुड़ जाएगा, वो क्या जुड़ जाएगा, आयन। ठीक है, अब देखो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे, तो जिसकी निकालनी उसे x मानते हैं, x प्लस माइनस वन इंटू 2, क्योंकि क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं। ब्रोमीन आपका -1 और NH3 पर कोई आवेश नहीं होता, 0 बराबर -1, क्योंकि आवेश जब होता है तो बराबर में उस आवेश को लिखा जाता है, तो -1 लिख दिए। अब x -1 -2 -3 और -4 इधर जाएंगे तो ये किसके हो जाएंगे, +4, और +4 और -1 ये बच जाएंगे +3, और +3 ऑक्सीकरण अवस्था के लिए यहाँ क्या लगा देंगे, थर्ड। बात आ रही यहाँ तक समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल करने को मिलेंगे। चलो, ये था आपका उपसंयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण। और ये जो नामकरण हमने क्या किया है वो कैसे किया है, सूत्र से हमने क्या बनाया है, आपके यहाँ पे नाम लिखा है, रासायनिक नाम लिखा है। अब हम क्या करेंगे, रासायनिक नाम से क्या बनाएंगे, सूत्र। क्या कह रहे हैं भाई हम, कि रासायनिक नाम से हम क्या बनाएंगे, सूत्र बनाएंगे। तो देखते हैं किस प्रकार से बनता है। चलो आगे चलते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूं, आगे अगला टॉपिक इसी के अंदर है, अगला टॉपिक उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो टॉपिक क्या है अपना, टॉपिक है अपना कि उपसहसंयोजक यौगिकों के सूत्र से रासायनिक नाम बनाना, रासायनिक नाम का निर्माण या बनाना, बात एक ही है, बात एक ही है। चलो चलते हैं। तो देखो, हम एक एग्जाम्पल लेकर के उसके बाद थ्योरी के कुछ पॉइंट बनाए, या फिर पहले थ्योरी बना दें उसके बाद पॉइंट बनाए, तो कुछ भी कर सकते हैं। बेहतर रहेगा कि पहले एक एग्जाम्पल कर ले और उस एग्जाम्पल से सीख करके हम थ्योरी भी बनाना सीख ले। तो देखो होता क्या है। तो मैंने क्या किया, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे लिया पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट थर्ड, ये एक हमने क्या ले लिया, एक रासायनिक सूत्र से रासायनिक नाम का निर्माण। तो रासायनिक नाम का निर्माण तो हम कर ही लिए थे, अब हमें करना है रासायनिक नाम से सूत्र का निर्माण। माफ करना, ये हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। यौगिक के रासायनिक नाम से सूत्र का निर्माण। अरे किसका निर्माण भाई, सूत्र का निर्माण, ये था टॉपिक, रासायनिक नाम से सूत्र का निर्माण। तो करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें यौगिक के नाम को देखना है, और नाम को देखने के बाद हमें इसमें ढूंढना है कि धनायन कौन है और ऋणायन कौन है। क्योंकि हम जानते हैं, हमने पहले पढ़ा है कि जो पहले लिखते हैं हम धनायन को लिखते हैं, तो पहले लिखा हुआ भी कौन होगा, धनायन। तो हमें सबसे पहले दिखा है कि पोटेशियम, अर्थात हमें सीधा ही किसी तत्व का नाम दिख गया है, तो हम सोचेंगे कि सीधा पोटेशियम दिखा हुआ है, कोई लिगेंड का नाम नहीं दिखा, तो हम उसको क्या मान लेंगे, सरल आयन। और सरल आयन सबसे पहले क्या लिखा कि सबसे पहले धनायन और ऋणायन की जांच करते हैं, या छांटते हैं, या फिर उनको ढूंढते हैं, धनायन और ऋणायन। सबसे पहला काम
धनायन और ऋणायन को देखते हैं। अब वो हैं क्या, धनायन और ऋणायन हैं क्या, तो वो देख लेते हैं। अब दूसरा काम क्या है कि धनायन सरल आयन है या फिर जटिल आयन। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ, सबसे पहले धनायन व ऋणायन को ढूंढते हैं, छांटते हैं, पहचानते हैं। कितना अच्छा वर्ड आया, पहचानते हैं, पहचान लिया। अब यदि पहचानने के बाद होता क्या है कि जो आपका सरल आयन है, अब आपका सरल आयन धनायन भी हो सकता है और ऋणायन भी हो सकता है। सरल आयन आपका कौन हो सकता है, धनायन भी हो सकता है और कौन हो सकता है, ऋणायन को। अरे किसको, सरल आयन को उसकी ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ लिखा जाता है। अब हमें यहां दूसरा काम क्या करना है कि धनायन और ऋणायन तो देख लिए। अब धनायन में धनायन कौन है, सरल आयन है या फिर जटिल आयन है, अर्थात सरल आयन समन्वय मंडल आयन मंडल है या फिर समन्वय मंडल है, ये ध्यान रखना है। तो देखो पोटेशियम दिखा तो हमें लगा कि ये क्या है, सरल आयन है, और सरल आयन दिखा तो उसकी हमें उसकी ऑक्सीकरण अवस्था के साथ ही लिखना है, अर्थात पोटेशियम को उसकी ऑक्सीकरण अवस्था के साथ ही लिखना है। तो पोटेशियम की ऑक्सीकरण अवस्था हमको पता होती है, कितनी होती है, +1, अर्थात वर्ग संख्या 1 के जितने भी तत्व हैं सबकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। वर्ग संख्या 2 के तत्व हैं उनकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। वर्ग संख्या 3 के +3 होती है। ऐसे करके हमने सबको पढ़ा है। देखते हैं किस किस प्रकार से डी ब्लॉक के एलिमेंटों की परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं, वो भी हमें समझनी है या फिर हम जानते हैं। ठीक है, चलो। तो हमने सरल आयन था उसको अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के साथ लिख दिया, धनायन का पता चल गया। अब बात आती है ऋणायन की। तो ऋणायन यदि आपका समन्वय मंडल है या फिर धनायन आपका समन्वय मंडल है, तो जो सरल आयन है हमने क्या कहा कि सरल आयन धनायन हो या ऋणायन उसको ऑक्सीकरण अवस्था के साथ लिखते हैं। अब यदि सरल आयन की जगह क्या है, समन्वय आयन है, समन्वय आयन को लिखने का क्या तरीका है, समन्वय आयन को वर्गाकार कोष्ठक या फिर गुरु कोष्ठक लिखा जाता है, जिसमें सबसे पहले किसको लिखा जाता है, केंद्रीय धातु परमाणु को। किसको लिखा जाता है, केंद्रीय धातु परमाणु को। उसके बाद लिगेंड को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। सबसे पहले हमें केंद्रीय धातु परमाणु लिखना, उसके बाद लिगेंडों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखना है। तो सबसे पहला काम हमें वर्गाकार कोष्ठक अर्थात गुरु कोष्ठक बनाना है। अब यदि ये धनायन है तो गुरु कोष्ठक कौन होगा, ऋणायन। उसके ऊपर का आवेश भी हमें पता होना चाहिए। तो भाई इस सरल आयन का तो हमें पता होता है, इसका अभी हमें पता नहीं है। तो नहीं पता है तो अभी हम उसको क्या मान लेते हैं, x। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। x का मान हम निकाल लेंगे तो x का मान ऋणायन आएगा। देखते हैं क्या आता है, अपने आप पता चल जाएगा। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, केंद्रीय धातु परमाणु। तो केंद्रीय धातु परमाणु आपको कहाँ मिलेगा, हमें लिगेंडों के नाम के बाद में मिलेगा। ठीक है, तो लिगेंडों के नाम के बाद में अर्थात जहां ऑक्सीकरण अवस्था दिख जाए उसके पास वाला ही कौन है, केंद्रीय धातु परमाणु। तो बताओ ऑक्सीकरण अवस्था के पास कौन है, फेरेट। तो फेरेट को क्या लिखते हैं, Fe से लिखते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद लिगेंडों को लिखते हैं। लिगेंड आपके कितने हैं, हेक्सासाइनो 6 Cn लिगेंड है। हो गया, चलो यहां तक हुआ। अब हमें देखो सरल आयन का आवेश तो मिल गया लेकिन समन्वय आयन का आवेश
नहीं मिला है, अर्थात समन्वय मंडल पर उपस्थित जो आवेश है उसको कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने का एक तरीका है, वो क्या है कि हम जानते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था हमें नाम में दी हुई होती है और लिगेंड की ऑक्सीकरण अवस्था हमें पता होती है, और इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं का योग ही हमारा केंद्रीय धातु उस समन्वय मंडल के आवेश के बराबर होती है। देखते हैं किस प्रकार से निकालते हैं। तो x का मान निकालना है, तो निकालते कैसे, Fe की ऑक्सीकरण अवस्था आपको +3 यहां दी गई है, +3 प्लस Cn माइनस की -1 और ये कितने हैं 6 बराबर x का मान यहां पर हमें ज्ञात हो जाएगा। तो x का मान क्या निकल के आएगा, x बराबर ये प्लस के 3 है, ये माइनस के 6 हैं, तो ये कितना आ गया माइनस के 3 आ गया। तो इस x का मान कितना आ गया -3, तो अर्थात ये बना k प्लस और ये बन गया FeCN का होल 6 ये बन गया -3। और हम जानते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्सों में होता क्या है कि धनायन की संयोजकता को ऋणायन के नीचे लिखते हैं, ऋणायन की संयोजकता को धनायन के नीचे लिखते हैं। अर्थात आयनों से जब सूत्र बनाते हैं, अणुसूत्र का निर्माण करते हैं, तो हम उनकी संयोजकताओं का क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, अर्थात उनके आवेशों का क्रॉस कर देते हैं। आवेश का क्रॉस करने पर ये सूत्र बनाने का एक तरीका है, हम 11वीं क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके होते हैं। ये 3 आ गया यहाँ पे, तो K क्या हो गया 3 और FeCN का होल 6 और इसके पास क्या लग जाएगा 1, और 1 को दर्शाते नहीं है तो हम 1 को नहीं लिखेंगे, तो ये जो है वो इसका क्या हो गया ना। अर्थात हमने ये सारी चीज़ें की, उसके बाद हमें इस नाम से, रासायनिक नाम से हमें कौन प्राप्त हो गया, सूत्र प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे कि नए जो वीडियो लेक्चर आएगा उसके अंदर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेक्चर नंबर 7 ही रखेंगे, लेकिन उसमें हम सभी एग्जाम्पलों का क्या करेंगे, डिटेल में अध्ययन करेंगे एक एक करके। वैसे आपको मैं इस टॉपिक से पहले एक इमेज डालूंगा, उसके अंदर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, उन एग्जाम्पलों को करके देखना। कंसेप्ट यही है, मैं क्या कह रहा हूं कि इस कंसेप्ट के अलावा और कोई कंसेप्ट है ही नहीं इनको लिखने का या इनको समझने का, इनको बताने का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और पसंद आने से पहले मैं एक एग्जाम्पल और करवा देता हूं। ठीक है, चलो करवाते हैं, क्योंकि एक एग्जाम्पल से आपका काम नहीं चलेगा, तो मैं देखता हूं कि एक और करवा देता हूं, पड़ोस में करवा देते हैं। जैसे मैंने लिया टेट्रा एक्वा, ठीक, कॉपर सेकंड सल्फेट, टेट्रा एक्वा कॉपर सेकंड सल्फेट। ठीक है भाई, अब हमें करना क्या है, करना वही है, सबसे पहले धनायन और ऋणायन की पहचान करनी है। तो आपको टेट्रा एक्वा दिखते ही पता चल गया कि सबसे पहले लिगेंड का नाम आ गया, इसका मतलब यहां समन्वय मंडल बनेगा, वर्गाकार कोष्ठक में बातें होंगी। उसके बाद सरल आयन आएगा, तो धनायन तो आपका हो गया समन्वय मंडल और ऋणायन आपका हो जाएगा आयन मंडल। तो देखते हैं, तो सल्फेट है, तो सल्फेट क्या होता है SO4-2 आयन, और सरल आयन को हम उसकी ऑक्सीकरण अवस्था के साथ ही लिखते हैं, ये बात मैंने आपको बताई है। उसके बाद हम यहां बात कर लेते, तो टेट्रा एक्वा कॉपर, तो सबसे पहले यहां लिखा जाता है केंद्रीय धातु परमाणु, तो वो कौन है, कॉपर। टेट्रा एक्वा होता है जल, H2O को बोलते हैं एक्वा लिगेंड के रूप में, ये हमने वीडियो लेक्चर नंबर 5 में बात की थी। चलो H2O, और ये कितने हैं 4, तो यहां लगा दिए 4। इसके ऊपर आवेश का पता नहीं है, X आवेश है, निकालते हैं X का मान। तो कॉपर का आवेश हमें नाम में दिया जाएगा, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था या उसका आवेश हमें
उसके नाम में ही दिया जाएगा। तो देख लो 2 है प्लस के 2 प्लस H2O पर आवेश होता है 0, H2O पर आवेश कितना होता है 0 प्लस x 0 गुणा 4 बराबर x, तो x का मान आ गया प्लस का 2 अर्थात CuH2O का होल 4 CuH2O का होल 4 और इसके ऊपर आवेश आ गया प्लस का 2 और SO4 माइनस का 2। तो ये संयोजकता इसके नीचे, ये संयोजकता इसके नीचे, तो ये बन गया CuH2O का होल 4 2 और SO4 का होल ट्वाइस। ये संयोजकताएं आपस में वियोजित हो रही हैं, तो इस 2 से 2 कट गया, यहाँ भी एक आ गया, यहाँ भी एक आ गया, तो अब एक आ गया तो एक को लिखते नहीं है, तो ये CuH2O का होल 4 SO4 इसका क्या है, इसका क्या है नाम, ये इसका सूत्र बन गया। यहाँ एक्वा की जगह हम एमीन भी कर सकते थे, हम एमीन ही कर रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि कुछ नई चीज मिले, एक्वा नाम को भी समझें ये लोग, इसलिए हमने ये एक्वा H2O लगा दिया, या NH3 भी लगा देंगे। तो ये एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं, तो हम ऐसे भी, क्योंकि एक्वा के ऊपर भी आवेश, तो जल के ऊपर भी आवेश 0 होता है, तो हम आपको यही बात समझाना चाह रहे थे, शायद आपको समझ में आई होगी। चलो और एग्जाम्पल करते हैं, एक एग्जाम्पल और करते हैं, लास्ट उसको समझेंगे। एक लास्ट एग्जाम्पल, फिर उसके बाद आप स्वयं एक्सरसाइज करेंगे बुक से, NCERT से, NCERT से आप एग्जाम्पलों को करेंगे, ठीक है। नहीं होंगे तो कमेंट करके बताएंगे कि सर ये नहीं हो रहा। और वैसे हम एक नई सीरीज ला ही रहे हैं जहां केवल एग्जाम्पलों का ही डिस्कशन होगा, ठीक। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने लिया CONH3 का होल 4 Cl2 होल 5 कर रहा हूं भाई मैं, और होल 5 क्या, मैं होल 4 ही कर दूं, या Cl1 रहने दूं, और मैं यहां एक चीज और लगा देता हूं जिस पर आवेश 0 हूं, 4 5 हो जाएंगे, तो मैं क्या लगा दूं, और यहां लगा दिया मैंने Cl। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलो करते हैं हम बात, इस कंपाउंड को ध्यान से समझेंगे। ये समझ लिए सब कुछ समझ में आ गया ऐसा लगेगा आपको। खैर, हमें सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले ढूंढना है कि धनायन कौन है, ऋणायन कौन है। सबसे पहले धनायन और ऋणायन, बहुत आसान है। धनायन सेट, ऐसा करते हैं, इसका नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, नाम, और इस सूत्र को बनाएंगे तो इसका नाम आएगा, मैं पहले नाम लिख देता हूं, दिक्कत कर दिया, कोई नहीं। चलो नाम देखते हैं, इसका नाम से सीधा सूत्र बनाएंगे। ओ हो धनायन, ठीक। टेट्राइमीन, चलो एक काम करते हैं, इसका अपन नाम ही सीख लें, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि नाम सीखना भी तो एक ये भी अपना ही एक एग्जाम्पल है। तो देखो, ये सबसे पहले हमें धनायन का नाम लिखना है, ये धनायन है, ये ऋणायन। धनायन का नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, तो ये है आपका एमीन, AMMINE, ये क्या है, क्लोरो, और ये क्या है, कार्बोनिल, कार्बोनिल, ठीक। अब बताओ, एमीन, कार्बोनिल, ये लिगेंड लिखेंगे, सबसे पहले लिगेंडों को लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, तो एमीन सबसे पहले आएगा, ए है, अब सी है और ये सी है, इनमें देखेंगे कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। सबसे पहले एमीन, तो टेट्रा एमीन उसके बाद ये क्लोरो है, ये कार्बोनिल है। तो बच्चों बताओ मुझे, सी तो डिफाइन नहीं कर पा रहा है कौन पहले आएगा, लेकिन हम इस अगले वाले से देखेंगे, H पहले आता है, ये A पहले आता है, A पहले आता है, तो पहले लिखेंगे कार्बोनिल, कार्बोनिल,
उसके बाद हम क्या लिखेंगे, क्लोरो। उसके बाद हम लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु, तो ये इसी के पास सीधे लिखेंगे। धनायन है तो कोबाल्ट लिखेंगे सीधा ही, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे और सीधा ही क्या लिख देंगे, ऋणायन का नाम, संख्या का उल्लेख नहीं होगा, क्लोराइड। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, फटाक से निकालो। x मानेंगे NH3 का 0 गुणा 4 प्लस Cl का -1, कार्बोनिल का फिर 0 प्लस -1 इंटू 2 बराबर कुछ भी नहीं है 0। तो x का मान क्या आ गया, -1 और -2, -3 इधर जाएंगे तो +3, ऑक्सीकरण अवस्था आ गई +3। ऐसे करके आप ना, अब बच्चे कुछ नहीं, अब हमें पता नहीं ये नाम है, अब अपना सूत्र यही आना चाहिए, तब तो काम चल जाए, तब तो हम सीखें, वरना कुछ ना सीखे। तो देखो बच्चे, हमारा काम यही है कि अब हम इस नाम से क्या बनाएंगे, इस नाम से हम बनाएंगे सूत्र। तो कैसे बनाएंगे, टेट्रा एक्वा, जैसे आपको सीधा लिगेंड का नाम दिखे तो पता लगा लेंगे कि धनायन है और वो धनायन समन्वय मंडल है, और ऋणायन आपका कुछ और होने वाला है। ऋणायन आपको केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था के बाद सीधा दिख जाएगा क्लोराइड। क्लोराइड आयन होता है Cl- आयन, Cl-1, क्योंकि -1 आवेश होता है। इसके ऊपर आवेश का भी पता नहीं है, निकाल लेंगे। तो निकालेंगे कैसे, टेट्राएमीन। सबसे पहले यहाँ क्या लिखते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, कोबाल्ट, तो CO। उसके बाद लिखेंगे लिगेंडों को, तो एमीन लिखेंगे, तो टेट्राएमीन, तो NH3 का होल